Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muzaffar Ali and I belong to the Dow College of Pharmacy. My expertise are associated with the biology subject and I am serving my job as a biology teacher in Expert Science Collegiate. Today we are going to discuss about the topic cell. तो इससे पहले हम अपनी कुछ जो पिछला हम पढ़ चुके हैं उसको एक मरतबा रिव्यू ले लेते हैं। बेटा बायोलॉजी 1 में हमने चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस किया जिसमें हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा और वो चैप्टर हमारा जो है लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड, लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, आई एम सॉरी। लेक्चर नंबर 5 होगा हमारा सेल पर। तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे आज के टॉपिक में कि सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवर किया था, उसके ऊपर एक थ्योरी आई थी, वो किसने डिस्कवर की थी, उस थ्योरीज के क्या पॉइंट होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके बॉटनी में। और ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 ये बॉटनी सेक्शन में आता है। ठीक है, अब हम हमारा जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सेल को पढ़ने जा रहे हैं और सेल इज़ द स्मॉल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये इतना छोटा होता है कि आपको आम आँख से नहीं दिख सकता और आज आप उसके बारे में तमाम चीज़ें पढ़ते हो, बल्कि सेल के अंदर की चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हो, उनके अंदर भी डिस्कशन कर रहे होते हो ये कैसे बनी हुई होती है, उन चीज़ों के अंदर भी क्या होता है। तो सबसे पहले तो इतनी छोटी चीज़ को देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना जिससे इस चीज़ को देखा जाएगा। बेटा वो माइक्रोस्कोप होता है। तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप सेल की स्टडी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि सेल इतना छोटा है आम आँख से तो देखा ही नहीं जा सकता। तो माइक्रोस्कोप से पहले आप उसको देख ही नहीं सकते थे। तो 1590 में डेविड जेनसन नामी साइंटिस्ट ने पहला माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। उसके बाद 1610 में गैलीलियो ने अपना सिंपल एक माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद जाकर जो है सेल की या ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की, छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी शुरू हुई। ठीक है, तो जो सेल को डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर डिस्कवर किया था सेल को। अब ये सेल होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। सेल को कैसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, वो कॉर्क होता है, पुराने ज़माने होते थे उस वक्त जो बोतल के ऊपर ढक्कन नहीं होते थे। आपने बहुत सारी वाइन्स वगैरह की बोतल देखी होगी, हम टीवी वगैरह में देखी होगी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर ढक्कन नहीं होते थे, कॉर्क लगा दिया जाता था। कॉर्क क्या होता था बेटा, लकड़ी का एक टुकड़ा होता था जिससे बिल्कुल उसको बोतल के ऊपर लगा देते थे इस तरीके से कि उसको एयर टाइट कर दें, ना एयर बाहर आ सके ना उसके अंदर कोई चीज़ जाए और उस चीज़ को फिर ख़राब करें। ठीक है, तो वो कॉर्क का उन्होंने डिस्कस किया था। अब उस कॉर्क का उन्होंने देखा कि 1 क्यूबिक इंच पर, ठीक है, कॉर्क है क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक है तो उसका वॉल्यूम देखा और 1 क्यूबिक इंच पर उन्होंने देखा तो अच्छे खासे छोटे छोटे से पार्टिकल से बना हुआ है, वो सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक मेजरमेंट की कि एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कितने ट्रिलियन सेल्स होते हैं, एक एडल्ट हो जाता है तो उसके पास कितने ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी फिर मेजरमेंट होना शुरू हुई। तो रॉबर्ट हुक वो पहले साइंटिस्ट थे जिसने सेल्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि जितने भी लिविंग बॉडीज है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये सारे के सारे सेल्स से बने हुए हैं और सेल हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है इसको ज़रा सा हम समझते हैं। सेल की डेफिनेशन हम क्या करते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि लाइफ क्या होती है, मतलब हम कह रहे हैं ना जिंदगी है क्या। बेसिकली अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी जिंदगी किस चीज़ का नाम है, जिंदगी नाम है बायोकेमिकल रिएक्शंस का। आप जिंदा हो इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। अगर आपकी डेथ हो जाएगी तो वो तमाम के तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। तो विदाउट बायोकेमिकल रिएक्शन लाइफ इज नॉट। ठीक है, तो सेल को हम कहते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चर बनाने वाला, कोई ना कोई हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है उनके स्ट्रक्चर बनाने वाला, ठीक है, हमारी जो शेप आ रही है उसको बनाने वाला। तो विदाउट सेल हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, विदाउट सेल हम कोई फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकते। अब एक छोटी बेसिक चीज़ से हम लेके अभी चलते हैं और हम आपको आगे समझाते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले बेटा होते हैं हमारे पास केमिकल्स।
कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल पर। जब बेसिकली ये जो टॉपिक मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ ये समझाने के, सेल की डेफिनेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो आपका आगे का जो ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो सेल है, ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। सिर्फ इसका एक मतलब रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हम सेल को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं बेटा? एटम बनाते हैं, ठीक है। एटम, आप किसी भी चीज का एटम समझ लो, हाइड्रोजन एटम, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये जाकर कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं, सही है, ठीक है। अब वो कंपाउंड्स मिलकर आगे जाकर ऑर्गेनिल्स बना लेते हैं और ऑर्गेनिल्स मिलकर सेल बना लेते हैं। मुझे यहां पर आकर आपको समझाना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है? एटम बनता है। एटम आगे मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल आगे जाकर कंपाउंड बनाते हैं, डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, और वो जाकर ऑर्गेनिल्स बनाते हैं। ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं बेटा? सेल के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उन्हें ऑर्गेनिल्स कहा जाता है। अब ये सेल के अंदर की चीजें जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, इन तमाम चीजों को क्या नाम देते हैं हम? ऑर्गेनिल्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ये तमाम चीजें मिलकर, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये तमाम चीजें मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएगी, उसे हम क्या नाम देंगे? सेल। तो बेटा देखा जाए सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल पर तो ये लाइफ की प्रॉपर्टी नहीं देती। लाइफ की हर उस चीज में जो रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है। मतलब आप किसी की चीज के ऊपर चेंज लाओ और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो उसका मतलब उसके अंदर कोई उसके अंदर लाइफ वाली प्रॉपर्टी ही नहीं है। किसी लिविंग बॉडी पर डेस्क होते हैं, अगर लकड़ी का एक टुकड़ा है, मैं उसके ऊपर उसको मार रहा हूँ तो वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर यही एक्शन आप पर परफॉर्म किया जाए तो आप लाजमी तौर पर उस रिस्पॉन्स करोगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में लाइफ वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एटम पर आ जाओ तो एटम भी रिस्पॉन्स नहीं करते, लाइफ वाली प्रॉपर्टी इनके अंदर भी नहीं है, नो बायोकेमिकल रिएक्शन, नो। मॉलिक्यूल का भी यही हाल है, कंपाउंड का भी यही हाल है। जबकि ऑर्गेनिल देखा जाए तो ऑर्गेनिल भी अपना काम परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, पूरे सेल को एनर्जी दे रहा होता है, लेकिन फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिर्फ अकेला माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग प्रॉपर्टी नहीं रखता। फिर बनाते हैं ये ऑर्गेनिल मिलकर सेल, और सेल वो पहला यूनिट है जो अकेला भी होगा तो लिविंग की प्रॉपर्टी शो करेगा। आपके पास बहुत सारी एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास अमीबा आप देख लो, सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ, वो एक सेल लाइफ की प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है। तो हम सेल को क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं? क्योंकि सेल से ही लिविंग प्रॉपर्टी शुरू हो रही होती है। सेल के नीचे बहुत सारे आ रहे हैं चीजें, आपके पास स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर लिविंग प्रॉपर्टी नहीं है, वो लिविंग प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहे। तो पहला बेसिक यूनिट जो लिविंग प्रॉपर्टी को रख रहा है, ठीक है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? सेल। और इसी से फिर आगे जाकर टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं हमारी बॉडी का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। क्या कि सेल हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर भी बना रहा है और उनको फंक्शन करने में भी हेल्प कर रहा है। तो हमारी बॉडी का जितना भी फंक्शन हो रहा है वो भी सेल पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मतलब जो भी ऑर्गन काम कर रहे हैं वो सेल से ही बने हुए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल से नीचे चले जाओ लाइफ की प्रॉपर्टी नहीं है, सेल से ऊपर चले जाओ तो लाइफ की प्रॉपर्टी है, लेकिन बेसिक यूनिट क्या कहलाएगा? वो पहला यूनिट जो लाइफ की प्रॉपर्टी रखता हो। तो पहला यूनिट हमारे पास कौन सा है बेटा? सेल का है, ठीक है। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। बेसिकली बाद में स्टडी बढ़ती गई तो हमें पता चलता गया कि सेल होती क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास आ गई, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आया होगा कि सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है आपके पास डिस्कवरी ऑफ सेल, या आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें बेटा, किसी चीज की डिस्कवरी के बारे में आपको एयर पता हो तो बहुत अच्छी बात है,
अगर आपको एयर नहीं पता है तो कम से आपको साइंटिस्ट का नाम तो लाजमी पता होना चाहिए। एयर अगर आपको पता है तो आप किसी टॉपिक को लिखोगे, उसके अंदर आपके जाएगा, आपकी एक प्रेजेंटेशन बनेगी। लेकिन अगर आपको कहीं एयर नहीं पता तो कोई बात नहीं, कम से कम इन साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? सेल डिस्कवर किया था। अब जैसे सेल डिस्कवर्ड हुआ उसके ऊपर मजीद आगे रिसर्च होना शुरू हुई, फिर जाकर हमें पता चला कि सेल के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। उन ऑब्जर्वेशन में जो सब मेन ऑब्जर्वेशंस थी उसको कंबाइन करके एक थ्योरी बना दी गई। उस थ्योरी को नाम दिया गया सेल थ्योरी का। अच्छा, अब ये सेल थ्योरी क्या होती है? सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि ये 3 साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था। ठीक है, शेल्डन, शॉन एंड रेडोल्फ विर्शो। इन साइंटिस्ट ने क्या किया था? सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था 1838, 1839 एंड 1855 के अंदर। अब हम इनके पॉइंट्स पढ़ेंगे और फिर हम ये बताएंगे कि मतलब इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट जो कि पहले साइंटिस्ट शेल्डन ने दिया था, क्या कहा था इन्होंने? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि तमाम के तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। अच्छा, अब जो है ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ वाली प्रॉपर्टी रखने वाले हैं। और लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? लिविंग हमारे पास सेल है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल पर कंसिस्ट करेंगे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, कुछ भी हो, किसी भी लाइफ की कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो किससे बना हुआ होगा? सेल से। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा एटम से नहीं बना हुआ होता है, ये बात याद रखना, क्योंकि लिविंग प्रॉपर्टी का बेसिक यूनिट सेल होता है। ठीक है, उसके बाद इसी थ्योरी का दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? डेफिनेशन ऑफ सेल। कि अब आपने पहले तो ये बता दिया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। अब आपने ये बताया कि सेल होता क्या है? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस पे अभी हम पीछे ही बहुत बड़ी बहस करके आ चुके हैं कि सेल बेसिकली क्या होता है। ठीक है, अच्छा, ये 2 पॉइंट डिस्कवर किए थे शेल्डन एंड शॉन ने। इस वक्त तक तो ये समझा जा रहा था, यानी कि 1939 तक ये समझा जा रहा था कि सेल इज अ डिनोवो स्ट्रक्चर। डिनोवो ये वर्ड थोड़ा सा न्यू है। अब डिनोवो क्या मतलब? कि सेल एक ऐसी चीज है जो नॉन लिविंग मटेरियल से बन रहा होता है। ठीक है, कभी ना खत्म होने वाला नॉन लिविंग मटेरियल से बन रहा होता है सेल। तो बेटा सेल इज नॉट अ डिनोवो स्ट्रक्चर। ये बात हमें किसने बताई थी? विर्शो नामी साइंटिस्ट ने बताई थी कि सेल इज नॉट अ डिनोवो स्ट्रक्चर। और सेल की एक बेसिक प्रॉपर्टी भी बता दी थी उन्होंने, जो कि बाद में 1855 में इस थ्योरी के अंदर ऐड की गई थी। और वो ही इस थ्योरी का तीसरा पॉइंट बना। क्या है? कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये क्या है? ये पॉइंट क्या है? इसके पीछे की क्या कहानी है? जब ये पता चल गया कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तब तक तो यही समझा जा रहा था 1839 तक, उसके कुछ अरसे बाद तक, कि सेल डिनोवो स्ट्रक्चर है, यानी कि सेल किससे बनता है? नॉन लिविंग मटेरियल से बनता है, कभी ना खत्म होने वाला एक डिनोवो स्ट्रक्चर होता है सेल। ठीक है, लेकिन फिर बाद में ये बात आई, विर्शो ने 1859 में ये बात कर दी कि सेल इज नॉट अ डिनोवो स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि जो हम नए सेल देख रहे होते हैं ये पुराने ही सेल से बनने वाले होते हैं। न्यू सेल्स अराइज या फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से ही जो सेल होते हैं, पुराने सेल, उनसे ही बनते हैं। आपने माइटोसिस पढ़ी होगी, एक ही सेल होता है, वो जाकर अपना 2 सेल में चेंज हो जाता है। और वो जो पहला सेल होता है, पेरेंट सेल, हम इसी कहते हैं ना माइटोसिस, ये एक सेल है, ये आगे जाकर 2 में चेंज हो गया, हो गई आपके पास माइटोसिस। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये 2 तो रहे, ये एक सेल ने अपना वजूद खो दिया। पहले लोग ये नहीं समझते थे, पहले लोग ये कहते थे कि एक सेल जो पुराना वाला है वो तो होगा, ठीक है, लेकिन बाकी वो आगे नए नए सेल्स को डिवाइड करता जाएगा। ऐसे नहीं होता, ये डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं होता सेल।
ठीक है, सेल क्या होता है, पुराने ही सेल से बनने वाले होते हैं। नए सेल जितने भी होते हैं वो किससे बनते हैं, पुराने सेल से। यानी कि ये एक सेल था, इससे ये 2 बने, इसने अपना वजूद खो दिया। अब ये 2 आगे जाकर 4 बनाएंगे, 4 आगे जाकर 8 बनाएंगे, 8 आगे जाकर 16 बनाएंगे। इस तरीके से न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आज के हमारे टॉपिक को हम यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने डिस्कवरी ऑफ सेल्स पढ़ा। जो ये नाम मैंने लिखे हैं बेटा, ये आपके पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा सेल की डेफिनेशन और सेल थ्योरी, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बन सकता है कि व्हाट इज सेल एंड राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। तो यह आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर नंबर 4 पढ़ना हमने स्टार्ट किया, लेक्चर नंबर 5 था, जिसके अंदर हमने आज एक बेसिक मतलब सेल और सेल थ्योरी को डिस्कस किया। या आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है बेटा। तो अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बेशक पूछिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।